बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेशन फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पिछले लेक्चर के अंदर कि हमने सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर हमने फोर्स को पढ़ा था, फिर देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कंप्यूट द फोर्स बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज जो है हम अपनी सीरीज जो है पढ़ रहे थे, आज उसको हम एंड करेंगे। इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे किस तरह से हम जो है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करते हुए अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी ईएमटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग फॉल 2021 सेमेस्टर के लिए है। In the previous lecture, we have discussed about the concept of electric field and force and their relationship. After that, we estimate the electric field for single point charge, for many point charge, and for continuous charges. आज के लेक्चर के अंदर हम इसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करते हुए स्टडी करेंगे एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, especially for the linear case, similarly for the surface case, and third for the volume charge distribution. So you can see here we are going to study the or compute the electric field intensity for the linear one-dimensional charge distribution, two-dimensional charge distribution, and the थ्री-dimensional charge distribution। तो उस हवाले से जो है हम आज के लेक्चर के अंदर ये सारे काम करेंगे। So let's start with the basic idea or general discussion. So according to the geometry or dimension, it can be categorized into the three ways. ये तीन हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा सकते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैटेगराइज विद रिस्पेक्ट टू वन डिमेंशन, टू डिमेंशन एंड द थ्री डिमेंशन। तो उस हवाले से देखा जाए तो हम अपने इस वाले हिस्से को कह सकते हैं कि इट्स टोटली वन डायमेंशनल केस। ये आपके पास क्या है जी, वन डायमेंशनल केस है। ये वाला आपके पास होता है जी टू डायमेंशनल केस, और ये वाला आपके पास क्या है जी, थ्री डायमेंशनल केस होता है। सो कीपिंग इन व्यू दिस टाइम हम किसी भी चार्ज की सेपरेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे स्टडी करते हैं कंटिन्यूस वे के अंदर। फॉर द वन डायमेंशनल केस वी स्टडी द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर। Similarly, for the case of two-dimensional charge distribution, we discuss about estimate the two-dimensional charge distribution by the parameter. It is called the sigma, और इसको हम कहते हैं जी आपके पास ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और ये कहलाती सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। सिमिलरली फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एस्टिमेशन के लिए वी डिस्कस दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ रो नोन एज रो, और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम जो है इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करते हैं और इनको मैथमेटिकली मॉडल करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस तरह की चीज़ों को और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के 5 स्टेप है जो हमने लास्ट टाइम भी किए थे फॉर द केस ऑफ फोर्स। इसमें और उस केस में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि आप जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है F इक्वल टू क्यू नॉट ई टाइम्स। तो इसमें कॉमन सेंस ये यूज़ करनी है हमने, और एक ट्रिकी वे इस्तेमाल करना है कि हम लास्ट टाइम हमने फोर्स निकाल ली हुई है, और इस दफ़ा हमने क्या करना है, जस्ट हमने क्यू नॉट को डिवाइड कर देना है इसके साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो वी हैव हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। सो इन दिस वे वी हैव टू अडॉप्ट सम पर्टिकुलर स्टेप्स जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखे थे। सबसे पहले आपने जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हमने स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। आफ्टर दैट आपने उन स्मॉल एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर देना डेल्टा क्यू को, और उसको आपने ले लेना इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। अगर ये जो चार्ज एलिमेंट है अगर वन डायमेंशन केस का है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी जी, लीनियर होगी। अगर ये टू डायमेंशन का है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अगर ये थ्री डायमेंशन चार्ज एलिमेंट है तो ये आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो उस वाले से आपको एस्टिमेट करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज दी कि आपने इसको उसी तरीके से फोर्स एलिमेंट के लिए कंप्यूट करना है, बट फॉर द केस अगर आपको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली किसके साथ भी काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हमने वही काम किया, हमने डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ की है। तो इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो ये जो डेल्टा क्यू ओवर आर स्क्वायर आ चुका है। आमतौर पे ये क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, हमने अगर डेल्टा क्यू लगाया तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो निकाल ली है हमने। तो उसके बाद अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन लगाएंगे, और सिमेट्री ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंप्यूट किया जा सकता है और उसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है। और इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंटायर वॉल्यूम के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या फिर वॉल्यूम के हिसाब से इंटीग्रेट करके आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली में मिल सकती है। तो ये बेसिक आइडिया थी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले आपने शॉर्टेस्ट वे के अंदर डी क्यू ले लेना, फिर इसको लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर एल कर देना है। डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा ओवर डी, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से, टोटल के लिहाज से, तो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। तो ये उस हवाले से होगा, अगर ये एक्स के लिए तो ये एक्स के हिसाब से होगा, अगर ये वाई है तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी, अगर जेड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जेड के हिसाब से इंटीग्रेशन की जाएगी। फॉर द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने एक चार्ज एलिमेंट लेना है, उसको सरफेस चार्ज डेफिनेशन के मुताबिक सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए ले ले, वैल्यू निकालनी है और उसको आपने रिलेट कर देना है सिग्मा के साथ। तो डी क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा डी ए हो जाएगा। आपने डी की बजाय इसके अंदर डी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के साथ ही आपने इसके ऊपर क्या करना होगा, इसको एरिया के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। अगर ये डी एक्स वाला है तो ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, वाई जेड प्लेन के लिए होगा। अगर ये आपके पास वाई डायरेक्शन है तो इसका मतलब है ये एक्स और जेड एक्स के फॉर्म में होगा। अगर ये जेड वाली डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर शामिल होगा। Similarly, for the case of volume charge distribution, because it is the थ्री dimensional case, तो उस वाले से जो है यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये होगी कि आपके पास टी क्यू लेंगे, उस टी क्यू को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इन टर्म्स में लिखेंगे, और इन टर्म्स में लिखने के बाद जो वैल्यू जवाब आएगा उसको उठा के आप फार्मूला में पुट कर देंगे। जो उस फार्मूले का आंसर आएगा उसको आपने इंटायर वॉल्यूम के लिहाज से क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर देना है। तो आप होल वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करेंगे और उस हवाले से आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वहाँ से हम ये तीन तरह के स्टेप फाइंड आउट करते हुए क्या कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए जो सबसे पहला केस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज। तो आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म एक लाइन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिंगल चार्ज है और उसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो पिछले वाले जितना हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए किया था काम, वही वाला काम करेंगे। कॉमन वे आउट में बता देता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम फोर्स निकाली थी, अगर हम उस फोर्स को क्यू नॉट से जस्ट डिवाइड कर देंगे तो हमें बगैर किसी कैलकुलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए अपना वे काम शॉर्टेस्ट वे के साथ काम कर सकते हैं। तो उस हवाले से हमें ये काम करना होगा। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स को रिपीट करना है और हमारा मतलूबा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो आप जानते हैं लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो पॉजिटिव है और उसकी लेंथ कितनी है जी, एल है। मिसाल के तौर पे आपने एक लाइन एलिमेंट लिया है जिसको हम डी जी कहते थे, और डी जी ये बता रहा है कि ये जो लाइन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये किधर को है जी, अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और इसी तरह से आपके पास जो है ये इसके ऊपर इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे सॉरी कितना चार्ज है, इट इज़ कॉल्ड डी क्यू। तो डी क्यू के हवाले से ये इस पे चार्ज मौजूद है। जैसे ही आप किसी टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नॉट होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको इसके रीजन के अंदर लेके आते हैं, इसके फील्ड में लेके आते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, को फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और उसकी फोर्स की वजह से हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन से इस चार्ज का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है जी, वो आर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज यू कैन से समथिंग आर है। इसको आप बेशक जेड कह लें या इसको वाई कह दें। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये आर आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है
और फोर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है। बट वी आर इंटरेस्टेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या किया जाएगा, आप डायरेक्टली इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे जो हमारा बेसिक स्टेप होता है, D इज इक्वल टू 1/4 पाई Q ओवर आर स्क्वायर। तो Q जो है एक्चुअली फॉर चार्ज एलिमेंट के लिए लेना है तो डी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ी है, इट बिकम्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी सी आ गया, तो ये डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। बाकी फार्मूले वैसे का वैसा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। आइए अब इक्वेशन नंबर 2 जो है ये आपको क्या दे रही है, इट्स ओनली गिविंग यू द मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको इंटायर जी के साथ से इंटीग्रेट कर देते हैं तो इट विल गिव यू दी ओनली द मैग्नीट्यूड। बट फॉर द केस ऑफ कंप्यूट दी डायरेक्शन, तो हम एक और जो है वो आपके पास सरफेस चार्ज एलिमेंट जो है वो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। अगर ये DQ1 कह दें इसको और इसको मैं DQ2 कह दूँ और उन दोनों की एनर्जी सेम हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आपके पास ये y वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। और ये इस पे फोर्स लगाता है F1 और ये फिर इस पे फोर्स लगाता है F2। तो ओवरऑल जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप कह सकते हैं ये डिफरेंशियल E1 है और ये डिफरेंशियल E2 है। किस पे लग रही है, टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है। तो ओवरऑल आपके पास जो टोटल नेट रिजल्ट निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, यू कैन सी है कि इसको अगर आप समझें तो ये आपके पास एक दो ट्राइंगल्स बन रही हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के हिसाब से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल ट्राइंगल्स के फॉर्म में ली जा सकती हैं। ये y की वैल्यू आ गई, ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया और ये सारे इसके कंपोनेंट्स हमने कन्वर्ट कर लिया है। यू कैन सी है कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और वी लेफ्ट विद दी ओनली DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। सो वी हैव हियर द टोटल वेक्टर रेजोल्यूशन जो है वो DE इज इक्वल टू DE1 प्लस DE2। तो नेट रिजल्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आ जाता है कि ये टोटल डायरेक्शन किधर को है, दैट इज अलोंग y एक्सिस। सो वी हैव हियर DEY is equal to E1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, विच मीन्स दैट कि आपके पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सर्ट किया जा रहा है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, इट इज अलोंग दी y एक्सिस। तो याद होगा आपको कि यही सिचुएशन और सही कैलकुलेशन हमने फोर्स के लिए भी की थी और उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके पास इसका जो नेट रिजल्ट निकल रहा है, इट्स मीन दिस इज अलोंग द y एक्सिस। तो ये हम कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर भी कि अगर आप इसकी सिर्फ एक एलिमेंट को अब इंटीग्रेट कर दें ओवर द एंटायर लेंथ तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो वी टुक एज DEY is equal to DE1 cos theta. So applying the integration on the both sides, if you are taking here कि ये आपके पास माइनस हाफ ऑफ द लेंथ है और ये प्लस हाफ ऑफ द लेंथ है और ये आपका एग्जैक्टली क्या है जी, फॉर एग्जांपल 0 है। तो तब इस सिचुएशन के अंदर आप जो है वो अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और उस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि जितनी इधर को होगी उतनी ही इधर को होगी। तो टोटल लेंथ L है, तो हाफ ऑफ द लेंथ इज अलोंग हियर, हाफ ऑफ द लेंथ इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो आप इन सबको इंटीग्रेट करते हुए क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और ई की वैल्यू कंप्यूट की जा सकती है। अगर आप इसके अंदर गौर करें तो DEY इज इक्वल टू DE1 cos थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ साथ आपने लास्ट टाइम देखा होगा हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स भी का कॉन्सेप्ट यूज किया था, दैट इज द वी हैव मेजर अननोन वैल्यूज दैट इज द आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो हमें ये नहीं पता होता, दूसरा है जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू तो लीनियरली चलनी है, उसका हमें पता है कि ये -L/2 से लेके +L/2 तक होगी। तो इसके अंदर cos थीटा जो है वो y/r लिया जाएगा बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल y/r, इट बिकम्स द cos थीटा एंड r इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दो वैल्यूज हम उठाएंगे यहाँ से और आपने cos थीटा और r स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास टोटल जो है वो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स हो जाएगी इस फॉर्म के अंदर। अगर आप इसको इक्वेशन को गौर से देखें तो इसके अंदर सिर्फ जो अननोन्स है वो क्या है, वो जी वाली टर्म में है। तो डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास जी मौजूद है और ऊपर जो है वो डी सी
इंटीग्रेंट मौजूद है, तो आप इस इक्वेशन को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करने के लिए जो लास्ट टाइम भी फोर्स के लिए सॉल्व किया था, और इसकी इंटीग्रेशन जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। मुझे इसको देख के याद आया कि आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था किसी ने कि इंटीग्रेशन का सोल्यूशन दे दे, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अगर किसी ने किया हुआ है तो वो शेयर करें, नहीं तो अदरवाइज आई विल शेयर देम with the others. So we have, after integrating, we get the treating y as a constant. So we get here a simple formula, E is equal to kq y square plus l square over 4। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जब फोर्स निकाली थी तो यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज था जो कि आप सबमिट हो गया, बाकी सारे का सारा फार्मूला जो है वो सेम है। नाउ वी आर सपोजिंग दैट अंडर लिमिटिंग केस कि अगर आपके पास जो है वो जो आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो इंटायरली सबके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज था, और टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज द क्यू नॉट, वो लेंथ से बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ये आपके पास लेंथ है जी, ठीक है जी, दिस इज एल एंड दिस इज वाई। सो इफ दिस इज द केस इन विच वाई इज मच ग्रेटर देन द लेंथ, देन इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज वाली कंडीशन आ जाएगी, तो आप यहाँ पे फोर्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it will becomes as Ey is equal to k q over y square, and it is the same formula as we have for the case of point charges। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कंडीशन और ये जो सोल्यूशन हमने निकाला ये दुरुस्त है, ये एक किस्म का चेक भी है। नहीं जी, नाउ फॉर द केस ऑफ सेकेंड केस दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सेम वही स्टेप दोहराए जाएंगे और हमने जनरल स्टेप्स की तरफ जाना है। तो हमने डी क्यू लेना है, डी क्यू को हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करते हुए इसकी वैल्यू को निकालना है। जो जो वैल्यू निकल आएगी इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे। ये फार्मूला जवाब आने के बाद जैसे ही होगा उसकी कंपोनेंट्स वाइज रेजोल्यूशन करके हम इसका टोटल नेट रिजल्ट निकालेंगे डायरेक्शनल, किस डायरेक्शन के अंदर वाक़ है, फिर उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे और उधर से टोटल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएंगे। सो करते हैं जी। सपोज दैट द चार्ज इज q is distributed on the disk having charge surface charge area pi r square and the surface charge density sigma is equal to q over pi r square। तो उस वाले से जो है वो डी ए इज टेकन एज एरिया एलिमेंट, और इस डी ए के ऊपर कितना जो है वो चार्ज मौजूद है वो डी क्यू है। तो डी क्यू जो है कैन बी टेकन एज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। तो उस वाले से देखा जा सकता है कि आपने एक सरफेस चार्ज डिस्क ली है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर रखा गया है, और आपने इसके ऊपर एक बेल्ट ऑफ स्ट्रिप ले ली है दैट इज दी सरफेस स्ट्रिप, और एलिमेंट स्ट्रिप जो है वो बता रही है डी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। ऑब्वियसली हम इसको इसके साथ रिप्लेस करते थे, लास्ट टाइम भी हमने फोर्स के लिए काम किया था, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई, और हमने आर की बजाय इसको क्या कह दिया जी, इस स्ट्रिप के लिए इसको हमने डब्ल्यू कह दिया। तो ये इसका डब्ल्यू रेडियस भी है और इसकी इसकी विड्थ भी है। तो उस हवाले से ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये डब्ल्यू के हिसाब से लिखा जा सकता है। सो डी क्यू इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, या डब्ल्यू डी ओमेगा भी हो सकता है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो सरफेस चार्ज एलिमेंट जो है उसका वैल्यू बन गई है डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई ओमेगा इंटू डी। सो आप डायरेक्टली अब जो है इस इंटरेक्शन को लिख सकते हैं कि आपके पास एक जैसे ही सरफेस चार्ज एलिमेंट के पास एक टेस्ट चार्ज आता है, और वो इस टेस्ट चार्ज जो है वो इससे किसी ना किसी पोजीशन जी पे वाक़या, और वो इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाता है इस पोजीशन आर के ऊपर, तो हमने वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से की जा सकती है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो है सिंपल हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाय द यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस्तेमाल की जा सकती है, डी इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो इट बिकम सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। तो ये वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जैसे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, दो और एलिमेंट लेने हैं। तो एक आपके पास पहला जो है ये वाला आपने एरिया एलिमेंट ले लिया, सिमिलरली आप इसी के ऑपोजिट जो है सिमेट्री रखने के लिए दूसरी जगह भी एरिया एलिमेंट ले सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नेट रिजल्ट होगा वो किधर को होगा,
आप इसके नेट रिजल्ट को कंप्यूट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है इसकी वजह से हमें जो है F1 फ़ोर्स लगती थी, याद हो अगर आपको, और इसकी वजह से हमें F2 फ़ोर्स लगती थी। और क्योंकि फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो इसलिए आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह DE फ़ोर्स फ़ील्ड एलिमेंट लिख सकते हैं अब, और इसी तरह इसकी जगह आप सेकंड इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की फ़ोर्स को इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। और आपके पास टोटल जो है इसकी वेक्टर रेज़ोल्यूशन जो है वो हमें ये देती है कि आपके पास इनको अगर हम रिज़ॉल्व करें वेक्टर के हिसाब से और इसको हम एंगल के हिसाब से निकालना चाहें, तो हमारे पास जो है वो 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग बनता है। या दूसरे अल्फाज में कहें तो यू हैव 2 कंपोनेंट परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक जैसे और ऑपोजिट हैं, तो हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं, और जबकि ये वाला जो है अलोंग जी एक्सिस है, और उस वाले से हम क्या कर रहे थे कि अलोंग सी एक्सिस के हिसाब से इसको ले लेते हैं, और टोटल वैल्यू आपके पास बन जाती है डी इज इक्वल टू डी ई वन प्लस डी ई टू। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू हो जाएगी डी इज इक्वल टू डी ई वन कॉस थीटा प्लस डी ई टू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बिकम्स हो जाएगी। हमें क्योंकि हम ओवर एंटायर रीजन के लिए इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप इसको एंटायर रीजन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है जी W, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है Z। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू है, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज वाक़या है, ये Z है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है आपके पास R। तो इसके अंदर भी वही वाली चीज़ें अननोन्स हैं जो हमें चाहिए। एक तो R का नहीं हमें पता, दूसरा जो है हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता होगी, तो अगेन वही डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यू कैन सी हियर वी अगेन हैव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू Z ओवर R, और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए हमने निकाल लिया R इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। सो एक तो ये पहले वाली चीज़ नहीं पता है। अगेन दूसरी बात ये है कि DE1 है, DE1 के अंदर आपके पास कॉस थीटा है और DE1 है। DE1 की इक्वेशन नंबर 2 से हमने वैल्यू उठाई और आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी हमने। इसके अंदर जो अननोन वैल्यू है ओमेगा डी ओमेगा और इसकी लिमिट है, जबकि कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। सो वी हैव हियर के सिग्मा 2 पाई 0 से लेके r तक जी ओमेगा डी ओमेगा, और ये आपके पास मिलके क्या बन रहे हैं, दोनों एरिया बन रहा है, और इस वाले से ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3/2 के हिसाब से लिखा जा सकता है। क्योंकि कॉस थीटा जो था वो आना था जेड ओवर आर, और आर की वैल्यू पहले ही थी, तो उस वाले से ये आ जाना था ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो उस वाले से ये हमारे पास पावर है जी 1/2, और ये पावर है जी 2। तो 1/2 प्लस 2 3/2 आ जानी थी, तो उस वाले से हमारे पास ये वाली पावर कंप्लीट हो जाती है। सो ओवरऑल जो है वो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन का। इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये वही इंटीग्रेशन है जो लास्ट हमने लेक्चर में पिछले हिस्से में देखी भी है, और ये फोर्स के लिए लास्ट टाइम हमने डिस्क ऑफ चार्जेस के लिए भी निकाली हुई है। तो उस वाले से अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी टेकिंग एज अ कांस्टेंट, तो आपके पास जो टोटल इंटीग्रेट का आंसर आता है वो आपके पास ये वाली वैल्यू बनती है। तो इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डिस्क ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, और वो किन-किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट इज़ द परपेंडिकुलर पोजीशन, और ये टेस्ट चार्ज की वो परपेंडिकुलर पोजीशन है जो ये वाक़या है। सो यू हैव हियर दिस इज़ अ परपेंडिकुलर पोजीशन, और ये Z है बेसिकली। तो ये Z की वैल्यू को हम नोट करते हुए यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द Z एंड दिस इज़ यू कैन से द वैल्यू ऑफ R, जो कि अब पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं रहता। सो दिस इज द आर। तो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग दी एक्सिस के हिसाब से होगा। इफ़ यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ प्लेन ऑफ एक्स वाई, कि अगर आपकी जो डिस्क है अलोंग एक्स वाई प्लेन के अंदर हो। अगर आपकी डिस्क जो है किसी और प्लेन में होगी तो ऑब्वियसली उससे परपेंडिकुलर फॉर्म में ही आपकी जो फील्ड्स होंगी इसके अंदर इंटरेक्ट कर रही होंगी। सो सिमिलरली फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक field for the volume charge distribution, so again you have to integrate the objects for the case of, we have to case for the three dimension, so it's basically the थ्री डिमेंशनल केस। तो ये थ्री डिमेंशनल केस के लिए करना होगा। इसको किस तरह से किया जा सकता है, ऑब्वियसली इसको आप अपने, मैं नहीं करके दे रहा ये वाला हिस्सा, आपने इसको खुद से करना है, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ हिंट हियर कि आपने इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने निकाली हुई थी, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर द वॉल्यूम चार्ज
इसके लिए आपने इसको डिवाइड कर देना है पॉइंट चार्ज के ज़रिए से, और वो जो पॉइंट चार्ज डिवाइड हो रहा है फोर्स के साथ, तो आपको ये आंसर देना चाहिए। तो इट विल बी इक्वल टू दी E is equal to K rho. K is 1 over 4 pi epsilon naught. Rho is the, you have the charge, volume charge density. 4 pi r is the cube radius of the sphere, and 3 z square. So that z is the position of the point per test charge जो कि हमारे पास इंटरेक्ट कर रहा है। तो उस वाले से जो है ये आपके पास आंसर आना चाहिए। इसको एक दफ़ा करके देखिएगा, अगर समझ ना आई तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। So in the upcoming lecture, we will discuss about the some new concepts regarding the electric dipole. So electric dipole, so di means two, pole means the separation, or you can say the two groups of tied. So it means अगर आपके पास जो है दो चार्जेस सेपरेट करके दो अलग अलग पोजीशन पे हो तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देन अगेन वी हैव अ क्वाड्रोपोल। ये कैसे होता है क्वाड्रोपोल? तो अगर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमें समझ आ गया है। अगर दूसरा चार्ज भी इसके साथ ऐड हो जाता है तो फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर इसी तरह से 4 चार्जेस हो जाते हैं तब क्या होगा, अगर 8 हो जाते हैं तो तब क्या होगा। तो इस तरह की जो कंबाइंड सिचुएशंस हैं इनको सॉल्व करने का नाम क्या है जी, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी स्टडी करेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट दैट कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो तब जो है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और फिर भी किसी किसी में क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है या डिस्कशन है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन करें। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं।